आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण सामान्य अर्थ में देखेंगे किसी देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों एवं क्रियाकलापों पर स्थापित कानूनी एवं प्रशासनिक नियंत्रण को हटाने उठाने की प्रक्रिया आर्थिक उदारीकरण कहलाता है। आर्थिक उदारीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक आर्थिक उदारीकरण और एक बाह्य आर्थिक उदारीकरण। आंतरिक आर्थिक उदारीकरण में किसी अर्थव्यवस्था के आंतरिक क्रियाकलापों पर स्थापित कानूनी एवं प्रशासनिक नियंत्रण को हटाने की प्रक्रिया आंतरिक आर्थिक उदारीकरण कहलाती है। बाह्य आर्थिक उदारीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन पर आयात कर, निर्यात कर, पूंजी आयात, इन सब में कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण को हटाने की प्रक्रिया बाह्य आर्थिक उदारीकरण कहलाती है। उदारीकरण शब्द की उत्पत्ति राजनीतिक विचारधारा उदारवाद से हुई। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, पिछले 3 शताब्दी में विकसित हुई थी। इसमें कई बार मेटा विचारधारा के रूप में व्यक्त किया जाता है। विरोधी मूल्य मान्यताओं को अपनाने में यह सक्षम होता है। विचारधारा सामंतवाद के विघटन, बाजार और पूंजीवादी समाज की वृद्धि का परिणाम है। एडम स्मिथ अमेरिका के संस्थापक की लेखनी में परिलक्षित हुई है, अहस्तक्षेप के सिद्धांत के रूप में पहचान प्राप्त की है। उदारीकरण का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप आर्थिक या फिर इकोनॉमिकल कंडीशंस में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अगर लाते हैं तो क्या है कि वो सामने वालों को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है और प्रॉफिटेबल होता है। प्रॉफिटेबल होने से क्या है कि हर कोई उसके साथ साझेदारी करना पसंद करेगा। जैसे कि इंडिया को सॉफ्ट इकोनॉमी बोलते हैं और हमारा इंटरनेशनल जो रिलेशंस भी है वो भी सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक प्रकार का उदारवादी ही कहलाता है। उदारवादी शब्द को अर्थव्यवस्था में कई अर्थ से ले सकते हैं। बाजार समर्थक, पूंजीवादी समर्थक, आर्थिक नीतियों की झुकाव उदारीकरण के अंतर्गत आता है। 1917 के दशक में यूरो अमेरिका, विशेषकर 1980 के दशक में भी देखा गया है और उदाहरण हम मध्य में चीन में देख सकते हैं। खुले द्वार की नीति, ओपन इकोनॉमी बोल सकते हैं, खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी गई थी। चीन के अंतर्गत मैं बता रही हूँ। चीन आज भी कुछ विशिष्ट उदारवादी लवणों का अभाव है, जैसे कि व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रणाली इत्यादि। फिर भी चीन को उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। 1991 में भारत सरकार ने एक नई आर्थिक नीति घोषणा की, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का आंतरिक उदारीकरण और बाह्य उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जो आज भी जारी है। 1991 और 1996 तक चले आर्थिक उदारीकरण को पहली पीढ़ी का उदारीकरण, पहली पीढ़ी का आर्थिक सुधार भी कहते हैं। 1996 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को दूसरी पीढ़ी का उदारीकरण या आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। हम विश्व अर्थव्यवस्था इतिहास में एक अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे 20वीं शताब्दी में अमेरिका और कम्युनिस्ट चीन दूसरी ओर से उदारवादी अर्थव्यवस्था के दो श्रेष्ठ उदाहरण हैं। चीन अउदारवादी अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण है। अमेरिका दक्षिण ध्रुव और चीन उत्तरी ध्रुव पर है। दक्षिण की ओर कोई भी नीति उदारीकरण है, दक्षिण से उत्तर की ओर कोई भी नीति गैर उदारीकरण है। इसका अर्थ यह है, राज्य अर्थव्यवस्था के घटते लक्षण और बाजार अर्थव्यवस्था में बढ़ते लक्षण उदारीकरण है। मीन्स यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका हमारा उत्तर की तरफ उदारीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो चीन है हमारा, ये दक्षिण की तरफ उदारीकरण को रिप्रेजेंट।
इसी प्रकार इसका विपरीत गैर उदारीकरण होता है। तकनीकी रूप से दोनों आर्थिक सुधारों की प्रक्रियाएं हैं। शब्द के रूप में सुधार दिशा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। विश्व के सभी आर्थिक सुधार उत्तर से दक्षिण की ओर है। यही उदारीकरण की प्रक्रिया के भी साथ है। मीन्स यहाँ पे गैर उदारीकरण का मतलब, अगर आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा आप उसमें ट्रेड लगा रहे हैं, अलग से फाइन लगा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से गैर उदारीकरण हो जाएगा। भारतीय मामले में उदारीकरण को आर्थिक सुधार की दिशा को दिखाने के लिए प्रयुक्त किया गया है और राष्ट्र योजना और कमांड अर्थव्यवस्था का घटता प्रभुत्व है। खुले बाजार और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा का प्रभुत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था हम वर्ल्ड में देखेंगे, विश्व में, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था को यह अपनाया हुआ है और इसमें खुले बाजार और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। यह पूंजीवाद की ओर एक कदम है। भारत राष्ट्रीय बाजार विश्रण में अपना संतुलन बिठाने का प्रयास कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक सुधारों की दिशा में बाजार अर्थव्यवस्था की ओर है, पूंजीवाद की ओर अंधी दौड़ नहीं कर रहा है। पूर्ववर्ती वर्षों में अर्थव्यवस्था का रूप राष्ट्र अर्थव्यवस्था के अधिक निकट था। बाजार के साथ अधिक स्तर पर मिश्रित होना होगा। लंबे समय के बाद उदारवाद संसदों की शक्तियों तक सीमित कर देगा। अगर हम लोग कैपिटलिज्म बच जाए, पूंजीवाद बन जाएंगे, तो उसमें एक आदमी को बेनिफिट मिलता है और सभी आदमी पिसाने लगते हैं, यानी कि ये अच्छा नहीं होता। इससे अमीर और गरीब की खाइयाँ बनने लगती हैं। लेकिन भारत में ऐसा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी को अपॉर्चुनिटी मिलता है, समान अधिकार दिया जाता है और यहाँ पर सबको बराबर माना जाता है। Subscribe to my channel Santoshi Tutor. Press the bell icon. Thank you.